सो गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज धर्मेंद्र सिंगर। वेलकम टू डेली करंट अफेयर। और आज है 20 अगस्त 2022। अगस्त 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गणेश भगवान का नाम लेकर। श्री गणेशाय नमः। इसी के साथ एक जबरदस्त कोटेशन है, लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। जिंदगी महान होनी चाहिए, न कि लंबी। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोझिकोड में एक ऐसी शाखा खोली है जो पूर्ण रूप से केवल महिला कर्मचारी द्वारा संचालित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक ने एक अनोखी पहल के अंतर्गत उत्तरी केरल के कुंजीकुंड में एक ऐसी ब्रांच खोली है जो पूर्ण रूप से महिला कर्मचारी द्वारा संचालित है। और इस शाखा में 4 महिला बैंकर है और बैंक के अनुसार बात करें तो 31 मार्च 2022 तक कार्यबल में महिलाओं की संख्या 21.7% थी। तो बैंक की योजना यह है कि इस संख्या को बढ़ाकर 2025 तक 25% किया जाए। इससे रिलेटेड आप मुझे कुछ क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। किस राज्य में पहला महिला बैंक खुलेगा? तो राजस्थान में। और ये जो बैंक होगा ये पूरी तरह महिलाओं से ऑपरेटेड होगा और इसमें महिलाओं को लोन दिया जाएगा। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा राजस्थान महिला निधि। और आप मुझे बताइएगा, देश का कौन सा रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह महिला द्वारा संचालित है? तो उसका नाम है माटुंगा। तो माटुंगा रेलवे स्टेशन ये पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित है। और आप जानते होंगे, देश का पहला महिला पूर्ण स्वामित्व वाला एसएलओ औद्योगिक पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अच्छा, आपको पता होगा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था, जिसमें क्रिकेट की कप्तान कौन थी? तो वो थी हरमनप्रीत कौर। और इसमें विजेता टीम कौन थी? तो वो थी ऑस्ट्रेलिया। और भारत का इसमें कौन सा नंबर था? तो भारत इसमें दूसरे नंबर पे था। बात करते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई ने अभी हाल ही में उत्सव सावधि जमा योजना लॉन्च की थी। बात करते हैं फेडरल बैंक की। तो अभी इसने एक नए टैक्स प्लेटफॉर्म गेटवे पर सूचीबद्ध करने वाला ये पहला बैंक बना है। बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसकी पहली महिला एमडी एंड सीईओ कौन बनी थी? तो वो ए मणिमेकलाई। तो ए मणिमेकलाई यूनियन बैंक की पहली महिला एमडी एंड सीईओ बनी थी। बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है। और अभी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो वो है शशिधर जगदीशन। तो एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है? तो वो है वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस राज्य के पूर्वी कमान जिले के सैंपिया से सियोंग ताजो तक ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ने तो अगस्त 2022 में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कमान जिले के सेपिया से चियांग ताजो तक ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ने शुरू की है। और ये जो परियोजना है अभी इसको पायलट बेसिस पर शुरू किया है। और किसके द्वारा शुरू किया है? तो ये यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा शुरू की है। और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा इसे वित्त घोषित किया गया है। किसे? तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई को। और इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से लॉन्च किया है। और ये बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप रेड विंग्स लैब्स द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। और आप मुझे साथ में बताइएगा, ये जो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई है इस पहल को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो था तेलंगाना। और इस योजना में होता क्या है? तो इस योजना में ड्रोन के सहारे जो मेडिसिन होती है उसको पहुंचाया जाता है। और आप मुझे बताइएगा, पीएम जी ने पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम वरुण था। और इसे भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया था। मतलब ये ड्रोन इंसानों को लेकर जाएगा। आप मुझे बताइएगा, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो वो हिमाचल प्रदेश बना था। और आपको पता होगा, प्रधानमंत्री जी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन मेले का उद्घाटन किया था। कहाँ पर किया था? तो नई दिल्ली में किया था। और साथ ही स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है अभी? तो वो उत्तराखंड बना है। और हाल में किस देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वो अपना देश
भारत। अच्छा, आपको पता होगा नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो है इजराइल। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत में खेतों में छिड़काव करने के लिए कितने ड्रोन शुरू किए थे? तो वो 100। और देश का पहला ड्रोन स्कूल ये कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर एमपी में है। और साथ ही ग्वालियर में ही प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था। साथ ही आप मुझे बताइएगा, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये केरल में स्थापित की गई थी। और एक ड्रोन स्टार्टअप है, इसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। अब जो अरुणाचल प्रदेश है, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है ईटानगर। और यहाँ के सीएम कौन है? तो वो है पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। और आपको पता होगा अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का नाम क्या था? तो वो था डोनी पोलो हवाई अड्डा। और आप मुझे बताइएगा, अरुणाचल प्रदेश के राज्य तितली का नाम क्या है? तो वो है केसर ए हिंद। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में आत्मनिर्भर योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना को भी शुरू किया था। और अभी हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था नामसाई घोषणा पत्र, नामसाई घोषणा। और एक फैक्ट का और आंसर दीजिएगा, वेनेडियम के सर्वप्रथम भंडार ये कहाँ पर प्राप्त हुए थे? तो ये पम्पुम पारे जिले में प्राप्त हुए थे, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। तो ये फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केविन ओब्रायन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे किस देश से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयरलैंड। तो ये जो केविन ओब्रायन है ये आयरलैंड से है और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। केविन ओब्रायन है, इनके नाम पर एक रिकॉर्ड दर्ज है। वो रिकॉर्ड है आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड। और ये इम्पोर्टेंट है। साथ में तमीम इकबाल, इन्होंने टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट की घोषणा की है और ये बांग्लादेश के थे। और हमारी मिताली राज ने भी इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा कर दी है। और इसी के साथ कुछ अन्य खिलाड़ी जैसे रुमेलीधर, मोहम्मद हफीज, किरण पोलार्ड, क्रिस मॉरिस, इन सभी क्रिकेट खिलाड़ियों ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। और ये जो मोहम्मद हबीब है ये पाकिस्तान से थे और ये क्रिस मॉरिस ये साउथ अफ्रीका के हैं। और साथ में एक क्रिकेट खिलाड़ी और है रूस टेलर, इन्होंने भी क्रिकेट से संन्यास लिया था और ये न्यूजीलैंड से थे। और एक है इवन मॉर्गन, इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया और ये इंग्लैंड के थे। तो बात करते हैं आयरलैंड के बारे में। तो आयरलैंड की राजधानी क्या है? वो है डबलिन। और करेंसी क्या है? तो वो है यूरो। और अभी यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? वो है माइकल मार्टिन। तो आप ये फैक्ट्स को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगस्त 2022 में वोस्टक 2022 सैन्य अभ्यास कहाँ पर होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये रूस में होगा। और ये 30 अगस्त से चालू होगा। कब तक? 5 सितंबर तक। और ये कहाँ पर होगा? ये रशिया में होगा। और इसमें रशिया के अलावा कौन कौन से देश शामिल होंगे? तो चाइना, बेलारूस, भारत, मंगोलिया, ताजिकिस्तान ये देश शामिल होंगे। और आप जानते होंगे साल के प्रारंभ में भारत ने रशिया के साथ एक अभ्यास शुरू किया था। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पासेक्स अभ्यास। और ये कहाँ पर हुआ था? ये अरब सागर में हुआ था। बात करते हैं चाइना की। तो चाइना के साथ भारत ने अब एक अभ्यास शुरू किया था। उसका नाम क्या है? उसका नाम है हैंड इन हैंड अभ्यास। और आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया ने एक अभ्यास जिसका नाम था पीस ब्लैक ये किया था। तो इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। और आप मुझे बताइएगा भारत और मलेशिया के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ? तो वो है उदार शक्ति, जो मलेशिया में हुआ था। और बताइए भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ? तो वो वज्र प्रहार। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हिमाचल प्रदेश के बकलो में। साथ ही हिमाचल के बकलो में भारत और पाकिस्तान के बीच एक अभ्यास हुआ था। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है खंजर अभ्यास। और साथ में भारत और अमेरिका के बीच में अक्टूबर में एक और अभ्यास होगा
इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है युद्ध अभ्यास। और ये कहाँ पर होगा? तो ये उत्तराखंड के ओली में होगा। और आप मुझे बताइए, डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण अक्टूबर में कहाँ पर होगा? तो वो गांधीनगर गुजरात में होगा। अभी कुछ दिनों पहले ओमान के साथ भारत का अभ्यास हुआ था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अल नज़ाहा। ये कहाँ हुआ था? तो ये राजस्थान में हुआ था। और आप मुझे बताइएगा, वियतनाम के साथ भारत ने एक अभ्यास किया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था विनबॉक। और ये कहाँ हुआ था? ये हरियाणा में हुआ था। इसी के साथ बांग्लादेश के साथ हमने संप्रीति नाम का अभ्यास किया था, और श्रीलंका के साथ हमने चिलीनेक्स नामक अभ्यास किया था, और फ्रांस के साथ वरुण, और जापान के साथ धर्मा गार्जियन। और ये जो धर्मा गार्जियन नाम का अभ्यास है, ये हमने कर्नाटक के बेलगांव में किया था। तो इस प्रकार आप ये जितने भी अभ्यास है इनको याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली सभा कहाँ खोली? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। तो एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए बेंगलुरु में पहली सभा खोली। और ये जो बेंगलुरु है, इसे तो ये जो बंगलुरु है, इसे स्टार्टअप हब ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित खास ब्रांच बंगलुरु में ही ओपन की है। और एसबीआई के अनुसार बंगलुरु को कोरमंगला में स्थित यह ब्रांच शेयर बाजारों में लिस्ट होने तक स्टार्टअप कंपनियों को भी समर्थन देगी। स्टार्टअप से आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। गूगल ने छोटे शहरों में 10,000 स्टार्टअप की मदद करने के लिए एक पहल शुरू की थी, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम था स्टार्टअप स्कूल इंडिया। तो आप मुझे बताइए, स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में टॉप पर कौन था? तो कर्नाटक, और साथ में कौन था? तो गुजरात। और आप मुझे बताइए, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में भारत में कौन सा राज्य टॉप पर था? तो वो केरल राज्य टॉप पर था। और ये दुनिया में कौन से नंबर पर है? तो ये 20वें नंबर पे है। साथ में आप मुझे बताइए, नेशनल स्टार्टअप डे ये कब मनाया जाता है? तो ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बना था? वो न्यू बैंक ओपन। अब यूनिकॉर्न स्टार्टअप ये क्या होता है? तो ऐसी कंपनियां जो $1 बिलियन के ऊपर की हो जाती है, उन्हें यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनियां कहा जाता है। बात करते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई ने हाल ही में उत्सव सावधि योजना चालू की थी, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो वो मुंबई में। और अभी एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो वो है दिनेश कुमार खारा। और पूर्व अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे रजनीश कुमार। और रजनीश कुमार की एक बुक है जिसका नाम है द कास्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। ये बुक रजनीश कुमार की है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय को 10 सदस्य इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्केश कुमार। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव आंटोनियो गुटेरेस ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी सचिव अल्केश कुमार को 10 सदस्य इंटरनेट फोरम लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था इंटरनेट के रणनीतिक और जरूरी मुद्दों से निपटना। अब ये जो रुचिका कंबोज है, ये भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी थी। और किसकी जगह पर बनी थी? तो ये टीएस तिरुमूर्ति की जगह पर बनी थी। बात करते हैं अमनदीप गिल की। तो ये भारतीय राजनयिक है, और इन्हें प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख दूत बनाया गया था। बात करते हैं मोहन सुब्रमण्यम की। तो मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान का संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया था। आपको पता होगा, राबाब फातिमा ये संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की स्थायी प्रतिनिधि है, और इन्हें अंडर सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड जनरल भी बनाया गया था। और एक व्यक्ति साइमन स्टील, इन्हें संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है आंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी अभियान शुरुआत किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंक की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम है विजिल आंटी अभियान। टेलीविजन पर लोला कुट्टी का लोकप्रिय किरदार निभाने वाली अनुराधा मेनन, उन्हें विजिल आंटी का चेहरा बनाया गया। और आपको पता होगा एचडीएफसी ने एक साइबर सिक्योरिटी अभियान को चला रखा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मुंह बंद रखो। और ये जो विजिल आंटी अभियान है, इसके जरिए सुरक्षित बैंकिंग के लिए क्या करे क्या ना करे की जागरूकता पैदा की जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तामंग ने दो योजनाओं की शुरुआत की थी, उसमें से एक है अम्मा योजना और दूसरी है वात्सल्य योजना। तो ये अम्मा योजना ये क्या है? तो अम्मा योजना के तहत राज्य की सभी बेरोजगार माताओं को सालाना 20,000 रुपये दिए जाएंगे उनके खाते में। और जो वात्सल्य योजना है, इसमें निसंतान महिलाओं को इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार के लिए 3 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी क्या है? वो है गंगटोक। और अभी गवर्नर कौन है? तो वो है गंगा प्रसाद। और यहाँ के सीएम कौन है? तो वो है पीएस गोलई, या इन्हें पीएस तमांग भी बोल सकते हैं। और आप मुझे बताइएगा सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई कौन बनी थी? तो वो लूडक, ये सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई बनी थी। और आप मुझे बताइए सिक्किम की राज्य मछली कौन है? तो वो है केटली। और अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली कौन सी है? जो कि मैंने अभी आपको बताया था, वो है केसर ए हिंद। और आपको पता होगा जो लोसांग महोत्सव है वो सिक्किम में मनाया जाता है, और साथ में कंचनजंगा नेशनल पार्क भी यहीं सिक्किम में है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरदीप रंधावा को। तो भारतीय उद्यमी गुरदीप रंधावा जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं, और उन्हें भारतीय समुदाय की चिंताओं को सुनने और राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करने का काम सौंपा गया है। अब ये जो रंधावा जी है, ये जर्मनी के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के सदस्य है, और ये जर्मनी की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी है। अभी जो इंद्रमित गिल है, ये वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिक्स चीफ बने हैं। और ये जो विनायक पै है, ये टाटा प्रोजेक्ट के एमडी बने हैं। मनोज कुमार की बात करते हैं तो केवी आईसी के नए चेयरमैन है ये। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई के कार्यकाल को 3 माह के लिए बढ़ा दिया। तो वो कौन थे? तो वो थे वीजी सोमानी। जो वीजी सोमानी थे, इन्हीं के कार्यकाल को 3 माह तक बढ़ा दिया है। अब इनका कार्यकाल 14 अगस्त 2022 को समाप्त होने वाला था, लेकिन अभी 3 महीने के लिए ये बढ़ा दिया है। तो ये अपने पद पर अभी बने रहेंगे। और आप मुझे बताइए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कौन बने थे? ये यूयू ललित। और इनका जो कार्यकाल है, मतलब इनको 3 महीने के लिए सीजीआई बनाया गया। आप मुझे बताइएगा सीएसआईआर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ये कौन थी? ये थी नल्ला थम्बी कल्लाई सेल्वी। और थम्बी से आप याद रखिएगा 44वें फिडे ओलंपियाड हुआ था भारत में, उसका शुभंकर क्या था? तो थम्बी का शुभंकर था। तो उसका शुभंकर क्या था? तो थम्बी उसका शुभंकर था। अब आप मुझे बताइएगा फिडे चेस ओलंपियाड 2024 ये कहाँ होंगे? तो ये हंगरी के बुडापेस्ट में होंगे। साथ में आप बताइए फिडे चेस ओलंपियाड 2026 ये कहाँ पर होने वाले हैं? तो ये उज्बेकिस्तान में होने वाले हैं। और फिडे चेस ओलंपियाड का विजेता कौन था? तो वो भी उज्बेकिस्तानी था। और आप मुझे बताइए ऑल इंडिया के सीएमडी कौन थे? तो वो थे रंजित रथ।
और आप बताइए वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कौन बने थे? तो वो रविंद्र टक्कर बने थे। और ललित जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो बात करते हैं हम भारत के प्रमुख दर्रे की। दर्रे का मतलब क्या होता है? तो दर्रे का मतलब दो पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह होती है जिसका निर्माण नदियों के बहने के कारण होता है, या दूसरे शब्दों में कहे तो पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ों के बीच प्राकृतिक रूप से बनने वाले रास्ते को दर्रा कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाथुला दर्रे की। तो ये जो नाथुला दर्रा है, ये पूर्वी सिक्किम के एक जिले हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है, और यह सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिपकिला दर्रा। ये जो सिपकिला दर्रा है, ये सतलज नदी के मध्य में स्थित है, और ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। आगे हम बात करेंगे जेलपला दर्रे के बारे में। तो सबसे पहले ये जो जेलपला दर्रा है, इसकी ऊंचाई है 4,267 मीटर या 13,999 फीट। और ये जो दर्रा है, कौन सा? जेलपला दर्रा। मैप में देखिएगा, ये 12वां नंबर है, यहाँ पर है जेलपला दर्रा। तो यह दर्रा पूर्वी सिक्किम जिला सिक्किम और भारत और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और चीन के बीच एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, ये वाला। बात करते हैं नीति दर्रे की। तो यह कितना ऊंचा है? ये 5800 मीटर पर स्थित है, और यह दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अब हम बात करेंगे रोहतांग दर्रे की। तो ये जो रोहतांग दर्रा है, ये मैप में है, ये वाला। तो ये मनाली से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर है, और यह कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे बाल लच्चा दर्रे के बारे में। ये मैप में देखिएगा, ये वाला बारा लच्चा दर्रा है, और ये जो दर्रा है वो जोस्कर रेंज में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, और यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लेह मनाली राजमार्ग के साथ लद्दाख में लेह जिले से जोड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे बनिहाल दर्रा। तो मैप में देखिएगा, यहाँ पर स्थित है बनिहाल दर्रा, और यह पीर पंजाल रेंज में 2,832 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, और यह जम्मू और कश्मीर के मध्य क्षेत्र में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी क्षेत्रों से जोड़ता है। अब बनिहाल का मतलब क्या होता है? तो बनिहाल का मतलब होता है बर्फीला तूफान। इसके बाद बात करते हैं हम पीर पंजाल दर्रे की। तो मैप में देखिएगा, ये वाला यहाँ पर स्थित है पीर पंजाल पास। तो यह जम्मू से श्रीनगर के लिए एक पारंपरिक मार्ग है, और यह जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए सबसे छोटा सड़क मार्ग प्रदान करता है। बात करते हैं हम शेंकोथा दर्रा के बारे में। तो मैप में देखिएगा, ये वाला शेंकोथा दर्रा है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम घाट में तमिलनाडु के मुदेरे शहर से केरल में, तो केरल का कौन सा जिला? तो वो कोट्टायम जिला। तो केरल में कोट्टायम जिले के साथ जुड़ता है, और यह दर्रा सैंकलोड को पूनालूर से जोड़ता है। बात करते हैं हम बुर्जिल दर्रे की। मैप में देखिएगा, यहाँ पर स्थित है बुर्जिल दर्रा, और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। बात करते हैं बोमडिला दर्रे की। तो ये यहाँ पर स्थित है बोमडिला दर्रा, और ये कहाँ पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये जो खाईघाट दर्रा है, ये वाला, ये भारत का प्रमुख दर्रा है, और ये पश्चिमी घाट में स्थित है, और यह मुंबई कोलकाता मार्ग को जोड़ता है, या मुंबई को नासिक से जोड़ता है। बात करते हैं हम भोरघाट दर्रे की। तो ये प्रायद्वीपीय भारत को पश्चिम घाट, और ये जो भोरघाट दर्रा है, ये महाराष्ट्र राज्य में कर्जत और खांडला के बीच स्थित है, और इससे होकर मुंबई पुणे मार्ग गुजरता है। बात करते हैं पलघाट दर्रे की। तो ये भारत के पश्चिम घाट में एक पहाड़ी दर्रा है, और यह तमिलनाडु में कोयम्बटूर को केरल में पालक्काड से जोड़ता है, ये वाला। इस प्रकार हमने दर्रों की जानकारी प्राप्त की है। ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं, आप इनको देखिएगा। तो हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।